आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नितिन नवीन से, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार की राजधानी पटना में उनके पहुंचने पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। यानी कि बिहार की राजनीति एक नए अध्याय की शुरुआत देख रहा है। जिस चेहरे को कभी पटना की सड़कों और संगठन की बैठकों में देखा जा रहा था, वही नितिन नवीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपने गृह राज्य लौटे। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष यह उनका पहला बिहार दौरा है और इसी वजह से भाजपा समर्थकों के बीच राजधानी में उत्साह जैसा माहौल भी देखने को मिला। एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर जो है वो बिहार आए हैं और यह उनका बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहला दौरा भी है और इसलिए पार्टी संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं तक में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना को उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से सजाया गया है। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पार्टी की कोशिश है कि यह दौरा संगठनात्मक तौर पर यादगार और ऐतिहासिक बने। नितिन नवीन के आगमन को लेकर बीजेपी ने व्यापक स्तर पर स्वागत जो है वो किया है। प्रशासन ने भी इसके लिए तैयारियां की है और पटना में कुछ रास्तों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक पटना एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक जगह जगह फूल मालाओं और कार्यकर्ताओं की कतारों के जरिए उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद नजर आए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह दौरा बिहार के संगठन को नई ऊर्जा देगा और आगामी राजनीतिक रणनीति को भी मजबूती इससे मिलेगी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 2026 जो है वो शुरू हो गया। विधान भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित के दौरान विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के शोर शराबे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 30 मिनट अभिभाषण पढ़ा। सपा सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के आसन के समक्ष राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते रहे। राज्यपाल ने इस दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल को जमकर सराहा और कहा कि मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश को बॉटल नेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट के तौर पर स्थापित करने में सफलता मिली है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के अनुरूप मेरी सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को केंद्र रखकर वर्ष 2026 को अंत्योदय, सामाजिक न्याय और सर्व समावेशी लोक कल्याण का सशक्त प्रतीक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की परिकल्पना को साकार करने दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ रही है। मुझे प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए राज्य विधानमंडल में अत्यंत उपयोगी चर्चा की गई। मार्च 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के सुशासन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन और जल कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। उसने प्रदेश की भावी विकास यात्रा को सुदृढ़ आधार दिया है। 21वीं सदी के भारत में उत्तर प्रदेश अपनी अलग पहचान बना रहा। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के आयोजन से साथ ही कर दी गई थी। प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है जो प्रदेश के पहचान को विशिष्ट बनाएगा। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया तथा एक जिला एक व्यंजन योजना को लॉन्च किया गया। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के दौरान लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु तथा माघ मेला 2026 में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किए जाने का अनुमान है। भारतीय संस्कृति और इतिहास के महापुरुषों जैसे गुरु तेग बहादुर साहब, अहिल्याबाई होलकर, धरती आबा बिरसा मुंडा एवं लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेशवासियों ने श्री गुरु तेग
अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज किया गया। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया गया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होने का संदेश देता है। वहाँ स्थापित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है। मेरी सरकार की प्राथमिकताओं और मुख्य कार्यों का विस्तारवार ब्यौरा निम्नवत प्रस्तुत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। नवंबर 2019 से अब तक माफियाओं के विरुद्ध माननीय न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर 35 माफिया व 94 अपराधियों कुल 129 को अलग अलग अभियोगों से आजीवन कारावास अथवा अन्य अवधि के कारावास व अर्थदंड से दंडित कराया गया। दो को मृत्युदंड की सजा हुई है तथा वर्ष 2070 से अब तक कुल 267 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए अथवा 977 अभियुक्तों को राशि के अंतर का विरोध किया गया। साथ ही माफिया अपराधियों से रुपया 4,137 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जल्द की जा चुकी है। बागवानी फसलों का निर्यात 2017 से 400 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 1700 करोड़ हो गया। बागवानी फसलों से कृषकों की कुल आमदनी वर्ष 2070 के 41,000 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 1,25,000 करोड़ हो गई। प्रदेश में संचालित चीनी मिलों द्वारा 956 लाख 9,000 टन गन्ने की पेराई कर 92,45,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया। पिपराइच, मुंडेरवा एवं रमाला में नई चीनी मिलें स्थापित की गई तथा 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया, जिससे अब तक कुल 1,25,000 TCD की अतिरिक्त पेराई क्षमता तथा 10 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। रुपया 62 करोड़ 26 लाख की लागत से 10 मंडी उपमंडी स्थलों में से 9 जनपदों में मंडी स्थलों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। एक मंडी स्थान निर्माणाधीन है और रुपया 100 करोड़ 31 लाख की लागत से किसान एग्री मॉल का निर्माण प्रगति पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत जनपद चंदौली तथा जनपद सिद्धार्थनगर की मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है। कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में रुपया 3 करोड़ 58 लाख से एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। मेरी सरकार बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली की। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने जीबी पंत अस्पताल में सिटी स्कैन सुविधा, कैथ लैब और न्यूरो ICU का उद्घाटन किया। जीबी पंत अस्पताल में 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन, न्यूरो इंटरवेंशन कैथ लैब और न्यूरो सर्जिकल ICU की सुविधा जो है वो शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। आज जीबी पंत में हमने न्यूरो ICU को अपग्रेड किया, लेटेस्ट अपग्रेड किया, क्योंकि वहाँ पुरानी मशीनें थी, लोग को उसकी फैसिलिटी मिले। साथ में हमने न्यूरो कैथ लैब को चालू किया, जिससे आम जनता को उसका लाभ मिले। जो एक न्यूरो डिवीजन के लिए अलग से कैथ लैब हमने चालू किया है। साथ में हमने जो सीटी स्कैन लेकर आए हैं, वो माइन्यूट चीजों को भी पकड़ लेगा और वो नॉर्थ इंडिया में कहीं भी नहीं लगा हुआ है। इससे फायदा ये होना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, खासकर न्यूरो डिपार्टमेंट को अपग्रेडेशन से दिल्ली की जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। जो विश्वास हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो दिल्ली की जनता को दिया था, हम उसकी ओर एक कदम और आगे बढ़े हैं और आने वाले दिनों में दिल्ली में बहुत सी
हेल्थ की क्रांति आने वाली है। MRI लगाने वाले हम लोग, सीटी स्कैन लगाने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी आपके बीच में लेकर आएंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ओम बिरला की। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से विपक्ष खासा नाराज नजर आ रहा है और अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ला सकता है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। विपक्ष उन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप भी लगा रहा है और उनका दावा है कि स्पीकर के फैसले लगातार सरकार के पक्ष में रहे हैं, जिससे विपक्ष को कार्यवाही को प्रभावित करने का बहुत कम मौका मिला है। वहीं ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो तैयारी चल रही है, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने स्तर से अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुझे लगता है कि अभी भी अगर कांग्रेस नहीं संभलेगी तो कांग्रेस ये तमाम निर्णय कांग्रेस को खुद पतन पर ले जाने का एक बड़ा कारण बनेगी। इस बात को समझने की जरूरत है, न आज के दिन में विपक्ष सदन को चलने दे रहा है और न ही सरकार को देश हित में कोई महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में सकारात्मक कोई सहयोग कर रहा है। और अब ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि ये पूरी तरीके से सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। और ये अविश्वास किस विषय पर लेकर आ रहे हैं? ये अविश्वास इस विषय पर लेकर आ रहे हैं कि ओम बिरला जी ने जब इस बात को कहा, जिस तरीके से सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी की चेयर तक विपक्ष की जो कांग्रेस की हमारी बहनें हैं, जो हमारे साथी हैं, वो वहां पर आकर जिस तरीके से उस पर चढ़कर और झंडा और बैनर और विरोध दर्ज कर रहे थे, भाषाई मर्यादाएं लांघ रहे थे, अगर उस वक्त प्रधानमंत्री जी वहां होते और किसी तरीके का दुर्व्यवहार देश के प्रधानमंत्री के साथ होता तो कहीं न कहीं देश की गरिमा का सवाल था। तो प्रधानमंत्री जी का वहां नहीं आने देना, ये कहीं न कहीं स्पीकर साहब ने देश के गरिमा को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय लिया, ये सकारात्मक निर्णय था। हम लोग सब उनके इस निर्णय का बहुत स्वागत और धन्यवाद व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अभी भी राजनीति छोड़े, देश हित में खड़ा हो और सदन को चलने दे। देखिए, मैं उस ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं हूँ और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने, उनका काम जाने। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैंने 18 साल में ऐसे नहीं देखा है जिस तरीके से ये हाउस चलाया जा रहा है। और सरकार को और स्पीकर साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि जो यहाँ पे आदि एमपीज पहुंचे हैं उनको भी लोगों ने चुन के भेजा, आधे देश ने उनको भेजा है। सिर्फ सरकार को नहीं देशवासियों ने चुना है, ऑपोजिशन को भी चुना है। और चुना इसलिए कि हम वहां जाके लोगों की आवाज उठाएं और सरकार की गलत नीतियों के बारे में सरकार को जगाएं। पर जे आप बोलने ही नहीं देंगे तो फिर इस हाउस में लोगों का पैसा खर्चा क्यों किया है आपने? मैंने पहली बार 18 साल में देखा कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस ही नहीं, विपक्ष को बोला गया कि या तो आप वो बोलिए जो हम चाहते हैं, पर जो आप चाहते हैं वो आप बोल ही नहीं सकते। सारे विपक्ष का मुंह आप बंद कैसे कर सकते हैं? हर एक को इधर हक है अपनी बात रखने का और पक्ष जो मर्जी बोली जाए, उनके एमपीज कुछ भी बोल लें। तो कभी आप सारे एमपीज को बाहर निकाल के 145 एमपीओ को बाहर निकाल के आप बिल पास कर देते हैं, कभी आप ऐसे प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बोलने नहीं देते हैं। अब इतना जरूरी चीज ये यूएस टैरिफ डील में जो मिसलीड किया गया देशवासियों को, जहां सीधे सीधे व्हाइट हाउस के इसमें बोला है कि इंडिया ने सारे टैरिफ्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो उसमें जो एनिमल फीड बनता है, एनिमल फीड में उधर गेहूं, मक्का, राइस, ये सब उसमें जाता है। एथेनॉल में से, कई सारे फ्रेश फ्रूट्स में से, नट्स में से, सब में से जीरो टैरिफ कर दिया है। तो वो जो एक सेफ गार्ड होती थी, आपने तो एंट्री दे दी। और किसान, अब एप्पल वाले किसान पूछे पहाड़ों में क्या किसान, हिंदुस्तानी एप्पल का क्या हुआ जब से विदेशी एप्पल आया है। अब इसी तरह एनिमल फीड के राही मॉडिफाइड, जीएम मॉडिफाइड सारा कुछ आ जाएगा। तो जो देश के किसानों से खरीदते थे, एथेनॉल बनता था हमारे किसान के पूरे, जब आपने जीरो कर दिया है तो उन देशों में तो किसानों को 80-85% तक सब्सिडाइज करते हैं। उनके प्राइसेस के साथ हमारे किसान कहाँ कम्पीट कर सकते, जिनको तो एमएसपी तक भी नहीं मिलता है पूरा। तो ये किसानों के, आप देश के किसानों को बर्बाद करके देश आबाद नहीं कर सकते। इतनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या करना है जब 50% जो गांव में बैठती है जनता, जो उनकी रोजी पर लात मारेंगे। तो ये एंट्री देने की जरूरत क्या थी, ये घुटने टेकने की जरूरत क्या थी, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। बहुत जरूरी मुद्दा है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा अगर विपक्ष के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ मूव किया जाता है? देखिए, ये मेरी पार्टी फैसला करेगी, मैं विपक्ष का हिस्सा नहीं हूँ। मैं अब भी आग्रह करती हूँ कि सरकार कोई समझौता करे, विपक्ष को बोलने दे। यहाँ पे हम सब भेजे गए हैं बोलने के लिए।
जी आप बोलने में ही गैग लगा देंगे, बैन लगा देंगे, तो ये क्यों बनाया ये फिर पार्लियामेंट? आपको लगता है कि विपक्ष में कोई हिम्मत है, ताकत है, हैसियत है? आप ये सोचो कि जब उनको पता है कि कुछ होना नहीं है तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है ना। अभी तक क्या चला? जिस दिन से पार्लियामेंट चला है उस दिन का पूरा इतिहास उस दिन से देख लीजिए। बिना प्रकाशित पुस्तक के बारे में चर्चा करना, स्पीकर के रूलिंग या रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना। कारण क्या है? राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं। जब से वो नेता बने हैं कांग्रेस पार्टी 95 चुनाव हार चुकी है। तब मीडिया वाले भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। पार्टी तो सीरियस नहीं ले रही है और जनता जो है सीरियसली नहीं ले रही है, इसीलिए चुनाव हार रहे हैं। तो उनको कहीं न कहीं मीडिया के सुर्खियों में बने रहना है। तो अप्रकाशित पुस्तक का मामला खत्म हो गया, किताब के बदले किताब आ गया। तो उनको लगा कि उनके पूरे परिवार का जितना भी रहा बचा खुचा इज्जत था वो खत्म हो गया। लोग अब नेहरू जी के किताब पढ़ रहे हैं, आप इंदिरा जी के किताब पढ़ रहे हैं, राजीव गांधी जी के किताब पढ़ रहे हैं, मनमोहन सिंह जी की किताब पढ़ रहे हैं, पार्टीशन पढ़ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अब गोल पोस्ट बदलना है। तो गोल पोस्ट क्या बदलेंगे? स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रहमो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। आज ही की बात है, आप देखिए इतनी मूर्ख पार्टी आपने देखी होगी। यदि 0 आवर में भी कुछ बोलना है तो हम लोगों को नोटिस देना पड़ता है 0 आवर का, फिर स्पीकर तय करते हैं कि ये विषय उठाने लायक है कि नहीं, बोलने लायक है कि नहीं। आज उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया, लिखा न पढ़ी, जो राहुल गांधी कहें वही सही। और फिर यदि उनमें थोड़ा सा भी आत्मीयता होता या संविधान के प्रति थोड़ी भी निष्ठा होती तो बजट पर ही बोल लेते। तो बजट का स्पीकर शशि थरूर को नहीं बोलने देंगे, अपने नियम कानून से नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी रसातल की तरफ जाने के लिए जितनी जल्दी हो, मैंने 2029 का भी वेट नहीं करना चाहती है, अगले 1-2 साल में कैसे खंडित विखंडित हो उसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास करे। इसके बिना अपोजिशन का कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन अपोजिशन आज जैसे कि दिन के दिन पीछे हट रहे हैं, जनता ने सभी अपोजिशन को हटा रहे हैं। तो इसलिए आज जो सदन को अर्जन के बिना कुछ नहीं है। इतना बार आदरणीय ओम बिरला जी, हमारे माननीय लोकसभा के स्पीकर साहब, इतना बार उनको बहुत बार इनको रिक्वेस्ट किए। तो सदन सबके लिए है, सदन में ऐसे करना, सदन को रुकना, सदन में कुछ जैसे कि तख्तियाँ लेके आ रहे हैं फिर हल्लाबाजी कर रहे हैं। सदन तो हल्लाबाजी के लिए नहीं है, सदन में जनता का जो मांग है इसको वहाँ पे उठाना है। इसलिए जनता ने हम लोग को चुन के यहाँ तक भिजवाया। लेकिन अपोजिशन का ये अपना बिना, खुद के बिना, उसका कोई एक्चुअली जनता का कोई मांग, जनता का कुछ सोच को सदन में यहाँ पे रखना, इसका आदत नहीं है। इसका सोच एक ही है, सदन को नहीं चलाने दिया जाए और उसको रुकना है। और जो जैसे कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कि काम कर रहे हैं, ये 140 करोड़ जनता का जो आज उसको कैसे हम आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए, देश को विश्व गुरु बनाए, ये जो प्रयास है इसको रोकने के लिए ये लोग कैसे कर रहे हैं। इसमें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन वो लोग जो सोच रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ पे लागू नहीं होगा। जो भी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे, आई थिंक सारे ऑपोजिशन पार्टीज विल स्टिक। स्पीकर साहब लगातार नियम के तहत बात रखने के लिए एलओपी को और बाकी सब लोगों को कह रहे हैं। जिस बात को मानने को तैयार नहीं है, सत्य रहता है, वो कोई भी मोशन लाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज पर द पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर फैक्टर एंड कॉल्ड, लीडर ऑफ अपोजिशन इज एक्चुअली अ शैडो प्राइम मिनिस्टर। You can see in this session, leader of opposition is not being allowed to speak anything in this house. You can see that the government side can say anything. With the derogative remarks, they can attack anybody, those who are not alive also.
and the Honorable Speaker himself is making allegation against the Congress women MPs. Well, there is no space for opposition in this house at all. Whether it is leader of opposition or any other opposition leader, party leader, they are not getting any chance to speak. They are not even allowed. This is in the, you can verify, you can check the records of this parliament, this house. This type of attitude towards the opposition is not happened any time. That will, after action you will get no. Entire opposition is united. Entire opposition is united for all this, because all opposition are suffering. And there are reports coming in that opposition might be opposition. How do you? I cannot comment on reports, sir. Wait for actions. That's what I'm telling. Wait for action. Basically, what happened, India-US trade deal also, somewhat shocking. Parliament is the way to discuss. We are ready for discussion. Actually, what leader of opposition want to mention 1, 2, 3, 4 things to the Honorable Speaker. But that is also not been allowed. But the government want to make this parliament is only for government. Only for government. How can parliament run like this? जब आएगा तो आपको पता लग जाएगा। देखिए, हम लोग यहाँ आते हैं अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश के मुद्दा को रखने के लिए, और मुझे लगता है कि सरकार जो मैं वॉच किया हूँ, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर डिबेट नहीं करती है। आपको ध्यान होगा कि एसआईआर पर भी डिबेट का लिए हल्ला कर रहे थे, तो डिबेट हुआ पूरा इलेक्शन कमीशन को लेकर के, एसआईआर पर भी सब बात रखे। हमको नहीं लगता है ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रहे थे, तो डिबेट हुआ। तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर सरकार अपना बात रखने के लिए, अगर आप डिबेट करना चाहता है, सरकार पीछे हटती है। और अगर कोई भी हाउस चलता है तो वो नियम से चलता है। हाउस चलाने का किसके हाथ में? स्पीकर साहब देता है, वही नियमन देता है। और एक बार उन्होंने अगर ये कह दिया कि भाई जो किताब नहीं छपा उसको यहाँ उद्धृत मत कीजिए, इसमें क्या गलत है? उन्हीं का नियमन फाइनल होगा ना, जिनके स्पीकर रहे कांग्रेस के, तो कैसे चलता था हाउस? तो क्या गलत है? तो ये असल में उस फ्रेम से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि भाई हम 11 साल से बाहर हैं और जनता बार बार मुझे चुनाव में हराती है। आज भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे अपने हार। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार की। दरअसल बिहार में इस वक्त एनडीए की सरकार है और इस दौरान बिहार में अलग अलग जगहों से जिस तरीके से मर्डर और हत्या की खबरें सामने आ रही है, उसको लेकर के विपक्ष बेहद ही हमलावर नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा का इस वक्त सत्र भी चल रहा है और इस सत्र के दौरान आरजेडी पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पर हमलावर है। अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की, तो आज उन्होंने सदन के बाहर जो है वो हंगामा करती नजर आई। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के उन्होंने नीतीश सरकार का विरोध किया और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग तक कर डाली और इस सरकार को निकम्मी सरकार उन्होंने करार दिया। सम्राट चौधरी बोले थे कि इस तरह की घटना होगा हम तुरंत इस्तीफा कर देंगे, तुरंत इस्तीफा कर देंगे। सम्राट चौधरी बोले थे, अब जवाब दे। जैसा ही गृह मंत्री बना है, जैसा ही हत्या हो रहा है गरीबों के साथ, दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, सबके साथ हो रहा है, बैकवर्ड के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है मैडम, बहुत बढ़ गया है। आज दिन बढ़ा है महिलाओं के साथ। महिलाओं सुरक्षित नहीं है बिहार के, कहीं सुरक्षित नहीं है बिहार में। आप लोग मांग क्या कर रही है? मांग करते इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। सम्राट चौधरी भी गृह मंत्री है, वो भी इस्तीफा दे। उतावादा किए थे लोगों से कि ऐसा कोई घटना होता 24 घंटा में हम इस्तीफा कर देंगे। घटना होगा तो हजारों हो गया घटना बिहार में, लड़कियों के साथ बलात्कार हो गया, लगातार हो रहा है। करने की बात भी करती है मैडम, महिलाओं को मजबूत करने की भी बात करती है कि बजट में भी जो आया 10,000 रुपया देला से महिला मजबूत होगी। 10,000 रुपया देला से मजबूत होगी महिला बिहार के। आखिर सुरक्षा चाहिए। आज दिन बेटियों के साथ
दलित बेटियों माइनॉरिटी के बेटियों के साथ सभी जाति के बेटी के साथ हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इसको रोके ना, पहले इस्तीफा दे, इस्तीफा करे। गृह मंत्री जया से बैठा है सम्राट चौधरी, तया से घटना बढ़ गया है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड में रांची लोहरदगा टोरी रेल लाइन पर कोयल नदी के पुल की मरम्मत का काम तेज हो गया है। रेलवे ने जानकारी दी है कि 15 मार्च के बाद इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू होगा। सुरक्षा के मद्देनजर पुल पर स्टील गार्डर जो है वो लगाए जा रहे हैं और दूसरे पुलों का भी सर्वे कराया जा रहा है। इस कारण फिलहाल रेल सेवा बाधित है। आपको बता दें कि लोहरदगा टोरी रेलखंड पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है कि कोयल नदी पर बने पुल में आई दरार के कारण बीते कुछ समय से प्रभावित ट्रेन सेवाएं 15 मार्च के बाद फिर से शुरू होने की संभावना है। रेलवे ने पुल की मरम्मत और वैकल्पिक संरचना लगाने का काम तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार मरम्मत कार्य तय समय पर पूरा होते ही इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन पूर्व की तरह बहाल कर दिया जाएगा। रांची रेल मंडल के अंतर्गत रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर स्थित कोयल नदी के पुल संख्या 115 में दरार पाए जाने के बाद सुरक्षा कारणों से इस मार्ग पर सीधी ट्रेन सेवाएं टोरी तक बंद कर दी गई थी। नागजुआ और लोहरदगा स्टेशन के बीच स्थित इस पुल के पिलर संख्या 4 और 5 के बीच दरार देखी गई थी और इसके बाद रेलवे ने एहतियातन ट्रेनों का परिचालन रोकते हुए वैकल्पिक मार्ग से ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए नेशनल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया